ऋतु के अनुसार जो जो हमारे त्यौहार आते हैं वो कैसे हमारे ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हैं और हमारी दिनचर्या का ही वो एक भाग है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, ऋषि क्या थे? ऋषि थे वो जो रिसर्च करते थे, मुनि थे जो मनन करते थे उन चीज़ों के ऊपर कि क्या समाज में अच्छी रहेगी, क्या बुरी रहेगी। वो जो रिसर्चर थे, वो जो ऋषि थे हमारे, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर, हमारे पूर्वजों ने गहन शोध किया कि व्यक्ति कब बीमार पड़ रहा है, क्या खा के बीमार पड़ रहा है, क्या खाने पर उसको आराम आ रहा है। इन सब चीज़ों पर एक लंबे समय तक शोध चला होगा। एक लंबे शोध के बाद उन्होंने पाया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु कह दें, जिसको हम वर्षा ऋतु कह दें, शरद कह दें, हेमंत कह दें, शिशिर कह दें, वसंत कह दें। ये जो ऋतुएं हैं वो पूरी दुनिया में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ये 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में कहीं 4 ऋतुएं होंगी, कहीं 3 होंगी, कहीं 2 भी होंगी, लेकिन भारत के अंदर ये 6 ऋतुएं पाई गई। तो 6 ऋतुओं का समाधान करने के लिए उन्होंने क्षेत्र विशेष कि इस क्षेत्र में, इस ऋतु में इस प्रकार का रोग आएगा, तो उसके लिए उन्होंने हमारे त्यौहार डिज़ाइन किए। और वो जो त्यौहार हैं वो भी हमने जब इस पे रिसर्च की तो पाया कि वो जो त्यौहार हैं वो उसी समय पर डिज़ाइन किए गए हैं जिस समय पर व्यक्ति में कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, तो उस त्यौहार का जो प्रसाद रूपी भोजन हम बनाते हैं उसके सेवन से उसके दोष समाप्त हो सकें। जैसे कि जब भी बादल होते हैं, जब भी वर्षा होती है, तो हम सुनने में आता है हमें कि माताओं में जोड़ों का दर्द बढ़ गया। तो जैसे ही हमारे यहाँ सावन का महीना आना होता है, उससे पहले ही आषाढ़ माह में जैसे ही पहली वर्षा आती है, तो हमारे यहाँ सारे पकवान तेल में बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि तेल से वायु का दोष कम होता है और जठर अग्नि कुछ मजबूत होती है। तो इसके लिए सावन के महीने में जितने भी पकवान बनाए जाएंगे वो तेल में तल के, हमें चाहे वो गुलगुले हों, खुरमे हों, सुहाले, तेल के प्रयोग अधिक किए गए। यहाँ तक कि बहन बेटियों के यहाँ भी तेल की वो उतारे हुए पकवान पहुँचाने की प्रथा हमारे यहाँ रही कि बहन बेटियों में किसी में भी कोई वात से संबंधित दोष या जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो तो वो समाप्त हो जाए, और ना उत्पन्न हो रहा हो तो वो उत्पन्न ही ना हो पाए। इस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने रची। उसके बाद जैसे ही जन्माष्टमी से दिवाली के मध्य का जो समय है, इसको यमराज की डाडी कहा गया है। मतलब सबसे खतरनाक समय, जिसमें प्लेटलेट डाउन होती हैं, जिसमें रक्त से संबंधित विकार आते हैं, जिसमें त्वचा रोग, सोराइसिस वगैरह बढ़ जाते हैं, जिसमें आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में जलन, पथरियाँ उस समय पर, चाहे वो गोल ब्लैडर की पथरी हो जाए, उस समय पे गर्भ खराब होने की संभावना रहती है। उस समय किडनी के दोष आने की संभावना रहती है। उस समय पित्त के रोग, जलन के रोग और तेज बुखार के साथ, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के वो खतरनाक से खतरनाक रोग इस मौसम में उत्पन्न होते हैं। तो पित्त के रोग हैं, गर्मी के रोग हैं, पित्त गर्म होता है, तो उसे ठंडा करने के लिए जन्माष्टमी में हमने पंजीरी बनाई, जिसमें मिश्री का प्रयोग किया, जिसमें हमने धनिए का प्रयोग किया, घी का प्रयोग किया, जो शीतल चीज़ें हैं। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो थोड़े दिन बाद श्राद्ध आ गए, जिसमें खीर को सौम्य कहा गया है, ठंडा कहा गया है। तो सौम्य है खीर, जिसमें सौम्य चीज़ों का प्रयोग होता है। दूध ठंडा होता है, घी ठंडा होता है, चावल ठंडा होता है, खांड ठंडी होती है। तो जो कनागत हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, उसमें श्राद्ध पक्ष की खीर में घी डाल करके खाने की परंपरा हमारे पूर्वजों के पास रही कि इसको और सौम्य करके खाओ ताकि पित्त शांत हो सके। उसके बाद नवरात्रे आ गए, और उसके बाद हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा की खीर खाने का एक विशेष प्रावधान है कि शरद पूर्णिमा की खीर खाओ चंद्रमा की छाँव में, क्योंकि चंद्रमा को सौम्य ठंडा कहा गया है, ठंडा माना गया है। तो सौम्यता का प्रभाव लिख करके उस खीर के अंदर, और उसे खाओ ताकि आपका पित्त शांत हो सके। उसके बाद भी यदि आपका पित्त रह जाए तो 4 दिन बाद करवा चौथ का उपवास रखा गया कि करवे खाइए जो खांड से बने हुए हों, जो सौम्य हों। तो पित्त को इन हर जगह पर
इस पित्त को शांत करने के लिए अलग अलग तरह के पकवान उन्होंने निर्धारित किए। दिनचर्या में अलग से कोई औषधि ना लेनी पड़ेगी, कहीं भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति अपने त्योहारों को क्षेत्र विशेष और अपने शरीर को समझते हुए मनाने लग जाए और उनके पीछे के विज्ञान को समझ जाए तो वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। इतनी सुंदर प्रक्रिया हमें परोस करके दी है हमारे पूर्वजों ने। हम मूर्ख हैं कि हम उसे नहीं समझना चाहते। फिर अब दिवाली के बाद सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी, कोई विशेष रोग नहीं आएगा। फिर रोग कब आएगा? जैसे ही फागुन का माह लगेगा, जैसे ही फरवरी के आसपास वसंत ऋतु लगेगी हमारी, तो वसंत ऋतु में जैसे ही कफ दूषित होने लगेगा तो उससे पहले ही कफ ना बिगड़े उसके लिए हमारे यहाँ तिल कुटनी का उपवास रखा गया कि तिल खाने प्रारंभ कर दो। अब तिल खाओ, घी नहीं खाना। घी दिवाली के बाद खाया, लेकिन तिल कुटनी से घी खाना कम कर दें और तिल खाएं। तेल का फिर से सेवन करें तो कि जोड़ों के दर्द अगर आ रहे हैं सर्दी में किसी को थोड़े बहुत, तो वो भी समाप्त हो जाए। और जो कफ शरीर में बना है, जो शरीर ने सर्दियों में गोंद के लड्डू वगैरह या गाजर पाक या घी के पकवान, घी दूध के जो पकवान खाए हैं, उससे शरीर को जो बल मिला है, जो बल है कफ से बल मिलता है, तो जो बल मिला है वो शरीर में जमा हो जाए, शरीर में लग जाए, पूरी तरीके से टिक जाए, उसके लिए तिल का सेवन, गुड़ तिल का सेवन करना प्रारंभ कर दिया। यदि उस समय हमने उनका सेवन प्रारंभ कर दिया और उसके बाद जब फागुन में हमारा कफ बिगड़ने लगता है और होली तक ये कफ बिगड़ता हुआ आता है, तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति से अग्नि के पास बैठने की परंपरा रही है कि अग्नि के पास बैठोगे तो कफ पक जाएगा या पसीने के जरिए बाहर निकल जाएगा। और ये जन्माष्टमी से मकर संक्रांति से लेकर के और होली पर आकर के ये एक बड़ी अग्नि में बदल जाता है कि तब तक अग्नि के पास रहो, अग्नि से तपो ताकि वो कफ जल जाए। और इस तरीके के उसके 7 दिन बाद हमारे यहाँ बास्योड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। बासी भोजन खाने का प्रारंभ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बासी भोजन खाएंगे तो आपके शरीर में वायु बढ़ेगा और वायु कफ का उल्टा है कि बिगड़े हुए कफ को यदि सुधारेगा तो वायु सुधारेगा। तो बासी भोजन खाना आ जाता है कि कफ की विकृतियाँ समाप्त हो जाए। उससे जो कफ पेट में इन्फेक्शन करता है, वैसाख में लोगों के पेट में इन्फेक्शन मिलेगा, फागुन चैत्र में फेफड़ों में इन्फेक्शन मिलेगा। तो ये जो इन्फेक्शन ना बने और उस कफ का निवारण हो जाए, इसके लिए बासी भोजन एक सुंदर प्रक्रिया है। आजकल समाज में कहीं से रिसर्च होकर के आ गया कि बासी रोटी खाने से शुगर में लाभ मिलता है, बासी रोटी खाने से लीवर ठीक होता है, बासी रोटी खाने से ये लाभ होता है। ये हमारे पूर्वज पहले से जानते थे, लेकिन वो बासी रोटी खानी कब है ये भी जानते थे, ये आज का व्यक्ति नहीं जानता। ये आज की समझ नहीं है कि उसे बासी कब खाना है, उसे ताज़ा कब खाना है, किस व्यक्ति को गर्म पानी पीना है, किस व्यक्ति को ठंडा पानी पीना है। वो बस ये सुन रहा है कि किसी ने बताया कि गर्म पानी पीने की ये लाभ है। वो व्यक्ति की 7 प्रकार की प्रकृति है, उसे कोई मतलब नहीं है। 16 प्रकार की मानस प्रकृति है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने तो बस कहीं से सुना है और उसे अपना लिया, उससे चाहे उसको लाभ हो या हानि। ये जो अधूरा ज्ञान है ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोगी ही बना रहा है, उसको फायदा कम नुकसान ज़्यादा कर रहा है। तो इसके लिए भी हमें सचेत होने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति है जिसको गर्मी अधिक लगती है, एक व्यक्ति है जिसको सर्दी अधिक लगती है। दोनों के लिए एक जैसा भोजन कैसे संभव है, ये हमें विचार करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ नाड़ी का प्रावधान रहा कि नाड़ी देख करके आप व्यक्ति की प्रकृति को समझें और प्रकृति को समझ करके उसके लिए भोजन का निर्धारण करें कि आपको इस प्रकार का भोजन करिए ताकि आपको लाभ मिले, आप इस प्रकार का भोजन करें आपको लाभ मिले। और भारत के अंदर तो डाइट चार्ट बन ही नहीं सकता। भारत क्या, मैं मानता हूँ किसी भी देश के लिए 12 महीने के लिए एक डाइट चार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ऋतु बदलेगी उसके साथ जठराग्नि बदलेगी, जठराग्नि बदलेगी तो हमें भोजन भी बदलना पड़ेगा। ये समझ आज समाज में समाप्त होती जा रही है। तो मुझे लगता है इसके प्रति समाज को सचेत होने की आवश्यकता है।